नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको ईटीएस भी बोल देते हैं, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी का फॉर्मेशन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो क्रेब्स साइकिल के जस्ट बाद माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन सिस्टम में संपन्न होता है। ऑक्सीडेटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ईटीएस चेन के अंदर रेस्पिरेशन जो है जनरली क्या है, एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन की क्रिया द्वारा किसका मूलतः हाइड्रोजन का डिहाइड्रोजनेशन होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। और जो ऑक्सीडाइज सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन पेयर का जो है वो डिसोसिएशन होता है और वो 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन कर देता है इसमें डिसोसिएशन के कारण से। जैसे H2 है, इसका डिसोसिएशन होगा जिसमें यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब निकला हुआ हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन डोनर्स और एक्सेप्टर्स, डोनर्स से किसके जाएगा, एक्सेप्टर्स के द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा। और जैसा कि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि पायरिक एसिड के ऑक्सीडेशन से में पूरे के पूरे कितने 5, यानी क्रेब्स साइकिल में 5 ऑक्सीडाइज्ड स्टेप्स हैं। प्रत्येक पद में, जैसा कि कल हमने पढ़ा था, हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन युग्म NAD के अपचयन में प्रयुक्त होता है, जबकि सक्सेनिक एसिड से जो पेयर निकलता है वो FAD द्वारा ग्रहण किया जाता है, जो कि हमने देखा यहाँ पर। जैसे ये यहाँ पर अभी मैंने बताया कि यहाँ हाइड्रोजन ग्राही NADS था, इसने NADH2 में कन्वर्ट हुआ, तो ये जो है इसी प्रकार से FAD बना था, उसमें FAD से FADH2 बना था। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट है, रिड्यूस्ड है, रिड्यूस से ऑक्सीडाइज में परिवर्तित होता है, तो यहाँ NAD से NADH2 का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जो हम देख रहे हैं कि एक सिंप्लीफाइड सिंपल सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जहाँ पर FADH2 है वो डायरेक्टली कोएंजाइम Q को क्या हाइड्रोजन ट्रांसफर करता है, यहाँ आप देख सकते हो सीधा ये स्टेप इसमें गायब होती हैं। इसलिए इसके द्वारा यहाँ एक ATP बनना चाहिए था, वो ATP कम बनता है, इसलिए FADH2 से 2 ही ATP की फॉर्मेशन होता है, जबकि NADH2 क्योंकि स्टेप में पहले इंटर कर जाता है, इसलिए इसके द्वारा 3 ATP का फॉर्मेशन होता है। साइटोक्रोम सिस्टम में बहुत डिफरेंट टाइप के साइटोक्रोम्स होते हैं, और इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच वेरी इन डिफरेंट, लेकिन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर ये अलग अलग होते हैं। इसमें कौन कौन से स्टेप्स में दिखाए हैं, जैसे फ्लेविन है, तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज है, फिर ये रिड्यूस है, फिर कोएंजाइम Q है, ये रिड्यूस्ड है, ये ऑक्सीडाइज्ड है। तो इस प्रकार से ये यहाँ स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं। तो यहाँ पर इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, इस तरह से यहाँ पर अल्टीमेटली ये किसके द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, ऑक्सीजन के द्वारा, और वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। लास्ट में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज आयरन ऑक्सीडाइज रिड्यूस्ड फॉर्म में यहाँ पर पाए जा रहे हैं। यहाँ FAD है, तो दोनों ही FADH2 और NADH2 मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होता है और जल का निर्माण हो जाता है, ये हम देख रहे हैं। NADH2 और FADH2 ऑक्सीजन से सीधे संयोजित नहीं हो सकते, ऐसे नहीं है, होना तो ये पहुंचे तो यही है उसके पास, ऑक्सीजन के पास, लेकिन सीधे इसके साथ नहीं जुड़ पाते, क्योंकि इसलिए इन जो ऑक्सीडाइज रिड्यूस जो चेन होती है, इससे इलेक्ट्रॉन्स का कैरियर्स के द्वारा ऑक्सीजन तक पहुंचना होता है, जिससे कि रेडॉक्स पोटेंशियल जो है वो सिस्टेमेटिक हो जाए। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनों के वाहनों की ये श्रृंखला जो बनती है, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन जो पहुंच रहे हैं, श्रृंखला जो बन रही है, इसको हम ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मुख्य रूप से एंजाइम के अणु की श्रृंखला है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में स्थित होती है। और इसमें जैसे आयरन होता है मुख्य रूप से, यहाँ पर आप आयरन देख ही रहे हो, एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम को इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के दौरान काफी मात्रा में ऊर्जा निकलती है,
और जब ये ऊर्जा निकलती है तो उस ऊर्जा के द्वारा एडीपी में आईपी जुड़ जाता है और एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। जिस जिस स्टेप में एनर्जी ज़्यादा होगी वहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है और वापस इलेक्ट्रॉन का गमन शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन अभिगमन के दौरान ऊर्जा का जो लिबरेशन होता है तथा अंततः 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं, आपस में अभिक्रिया करके वाटर के मॉलिक्यूल का निर्माण कर देते हैं तथा विभिन्न प्रकार के साइटोक्रोम्स इसमें हेल्पफुल होते हैं, जैसे एफएमएन है, कोएंजाइम क्यू, यूबीक्विनिन या साइटोक्रोम बी, सी, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3, ये सारी चीज़ें इसके अंदर संयुक्त होती हैं यहाँ पर। और वो क्या कर देती हैं, इसको इलेक्ट्रॉनों का गमन कहाँ तक करवाते हैं, ऑक्सीजन तक करवाते हैं और ऑक्सीजन किस में परिवर्तित हो जाता है, H2O में परिवर्तित हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो। फिर NADH2 से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का स्थानांतरण एफएमएन को होता है। ये स्टेप यहाँ पर एफएमएन फ्लेविन, यहाँ जो है फ्लेवोप्रोटीन जिसको बोलते हैं, इससे FMNH2 में परिवर्तित हो जाएगा ये, और NADH2 से NAD में परिवर्तन का अक्षीकृत हो जाता है वापिस। अपचयित फ्लेवोप्रोटीन से इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन विभिन्न साइटोक्रोम, जैसे साइटोक्रोम कोएंजाइम क्यू है, फिर साइटोक्रोम A3 तक जाता है और अंततः इलेक्ट्रॉन किसको स्थानांतरित कर दिया गया, ऑक्सीजन को। और इस प्रकार से ऑक्सीजन हाइड्रोजन आयनों से संयोजित होकर वाटर का निर्माण कर देते हैं। इस स्थानांतरण के दौरान जो एनर्जी लिबरेट होती है वो एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से संयुक्त होकर एटीपी का फॉर्मेशन कर देती है। और NADH2 से यहाँ पर आप देख रहे हो NAD। अब इसके बाद देखो, यहाँ हम स्टार्टिंग से हम बात कर रहे हैं कि ये ग्लूकोज हमने लिया था ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से बना था पायरिक एसिड। ये प्रक्रिया कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है। पायरिक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बना। एसिटाइल कोएंजाइम अन्य किसी स्रोत से भी आ सकता है, जैसे अमीनो एसिड से आ जाए, इसी प्रकार से फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से आ सकता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम जो भी आया, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर करता है, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन क्रेब्स साइकिल के थ्रू ही होता है। क्रेब्स साइकिल के थ्रू ही इसका आगे का ऑक्सीडेशन होगा। अब उसके बाद ये एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो किसके अंदर इंटर किया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और ये तो साइटोसोल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसको शो नहीं कर सकते यहाँ पर, इसलिए इसको यहाँ लंबा इधर दिखाया गया है। तो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस, फिर क्रेब्स साइकिल और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या जिसको हम इसी के अंदर किसके क्या होगा प्रक्रिया, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या हुआ था, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस हुआ पायरिक एसिड ने, तो यहाँ पर भी NADH2 का फॉर्मेशन हुआ था। NADH2 का फॉर्मेशन हुआ था, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में ही इंटर करता है। नाउ उसके बाद पायरिक एसिड बना। पायरिक एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम से सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक, इस तरह से एक साइक्लिक वे में ये सब प्रोडक्ट बन रहे थे। और इनके बनने के दौरान कुछ स्टेप्स में क्या हो रहा था, NADH2 का फॉर्मेशन हो रहा था, FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ फिर NADH2 का फॉर्मेशन हो रहा था, तो यहाँ हमने इसको यहाँ दिखा दिया। इसके बाद यहाँ हो रहा था, यहाँ इसको दिखाया हमने। फिर यहाँ हो रहा था, यहाँ हमने इसको, ये FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा था, FADH2 की फॉर्म में हम इसको दिखाएं, यहाँ हो रहा है तो। और फिर उसके बाद यहाँ इसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ NADH2। अब इस तरह से FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो इसमें आएगा, एक स्टेप आगे आएगा। ठीक है, एक स्टेप आगे आने से यहाँ पर एक ATP पहले ही बन चुका है, इसीलिए FAD से कितने बनेंगे आगे, 1 और 2 ATP का ही फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर सबसे पहले हम देख ही रहे हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण जो है वो साइटोक्रोम के माध्यम से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के माध्यम से हो रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो हैं, इनमें ऑल इलेक्ट्रॉन कैरियर
जो है एक्सेप्ट क्या, क्विनीन जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप और प्रोटीन होता है इनमें, और इनमें मुख्य रूप से हम क्या क्या देखते हैं, कैरियर्स में NAD है यानी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, FAD फेरेडोक्सिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, और FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड है, और विच इज एक्टिव विद NAD H डिहाइड्रोजनेज यूबिक्विनिन कोएंजाइम Q। और इसके अलावा क्या होते हैं इसमें, डिफरेंट टाइप ऑफ आयरन कंटेनिंग प्रोटीन FES आयरन सल्फर प्रोटीन, और साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम B, A एंड A3, ये सारे होते हैं A और A3, कॉपर ऑफ साइटोक्रोम A एंड A3, ये इसके अंदर आएंगे। तो यहाँ पर हमने इसमें क्या देख लिया, इलेक्ट्रॉन कैरियर के रूप में, इलेक्ट्रॉन कैरियर के रूप में हमारे पास हैं NAD है, FAD है, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, ये है, ये टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, यानी इसको साइटोक्रोम ऑक्सीडेज भी हम बोल देते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इसका नाम है। यहाँ अब NADH2 से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण क्या FMN को होता है, FMN से FAD को होता है, FAD से फिर अपचित फ्लेव प्रोटीन से इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का विभिन्न वाहकों से होते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं, अल्टीमेटली A3 के पास पहुँच जाते हैं, और अंततः इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को स्थानांतरित हो जाते हैं। इस स्थानांतरण के दौरान जो बीच बीच में एनर्जी का लेवल ज़्यादा बढ़ा तो वहाँ पर ATP का फॉर्मेशन हो गया है। NADH2 से FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड जो है, यानी NADH2 से FMN साइटोक्रोम B से, यहाँ पर FMN के बीच में एक तो, और फिर साइटोक्रोम B से C, यानी साइटोक्रोम B से C के बीच में, साइटोक्रोम A से A3 के बीच में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण पर ATP का फॉर्मेशन आप देख ही रहे हो यहाँ पर। इस प्रकार से NADH2 के प्रत्येक अणु से कितना फॉर्मेशन हो रहा है, 3 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, जबकि FADH2 से 2 ATP का निर्माण होता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में फैक्टर्स के, यानी इन एक्टिवेटर्स को फैक्टर्स के ऑक्सीडेशन के दौरान ATP का जो सिंथेसिस हो रहा है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी ऑक्सीजन या माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ADP से और IP से ATP का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यहाँ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, यानी यहाँ ऑक्सीडाइज पहले रिड्यूस हुआ, फिर उसके बाद ये ऑक्सीडाइज हुआ, फिर ये रिड्यूस, ये ऑक्सीडाइज हुआ, ये फिर ये रिड्यूस हुआ, उसके बाद ये रिड्यूस हुआ, ये ऑक्सीडाइज हुआ, इस तरह से साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का गमन यहाँ से हो रहा है। तो अल्टीमेटली जो है या किसका फॉर्मेशन हो जाता है, ये उल्टा इसने दिखाया है, H2O का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से इसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना, और किस प्रकार से डिफरेंस, एनर्जी लेवल के डिफरेंस के कारण से किसका फॉर्मेशन हो जाता है, ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रक्रिया में ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन्स from the reduced coenzyme are transported through a series of membrane bound carriers and that form electron transport chain. Reduced coenzyme are reoxidized in this process and can be reused in cellular metabolism as electron acceptors. और इस दौरान क्या होती हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं मेम्ब्रेन बाउंड कैरियर मॉलिक्यूल्स के द्वारा, एंड इवेंचुअली रिडक्शन हो जाता है टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का। तो इस सीरीज ऑफ रिएक्शंस में पोटेंशियल डिफरेंस का रिडक्शन, इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग होती है बिटवीन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन डोनर एंड द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन डोनर। और इसमें जो फ्लेवोप्रोटीन है, आयरन सल्फर प्रोटीन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कोएंजाइम Q रिड्यूस ए सीरीज ऑफ साइटोक्रोम यूजुअली beginning with cytochrome C
और साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम कंटेन ए आयरन। साइटोक्रोम के अंदर क्या होता है? आयरन होता है विच कैन बी साइकल्ड बिटवीन ऑक्सीडाइज स्टेट यानी Fe3 टू reduced ferrous state Fe2 state. Ultimately electrons are passed to cytochrome A3 complex and then O2 in aerobic respiration. With the electron transport chain, some carrier transport hydrogen atoms, electron plus a proton, whereas other transport only electrons. तो इसमें क्या होंगे? फ्लेवोप्रोटीन और क्यूनिन्स हाइड्रोजन एटम कैरियर्स होते हैं और साइटोक्रोम्स एंड नॉन हीम आयरन प्रोटीन्स इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं और इस प्रकार से जो रिड्यूस्ड नॉन हीम आयरन ट्रांसफर शीट्स इलेक्ट्रॉन इनटू क्यूनिन कोएंजाइम क्यू एंड 2 प्रोटॉन्स आर पिक्ड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू फॉर्म रिड्यूस कोएंजाइम क्यू। कोएंजाइम क्यू का फॉर्म है कोएंजाइम QH2 और इसको इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी के पास जाएगा, साइटोक्रोम बी से सी एंड सी से फिर कॉम्प्लेक्स A2 A3। वेरेज प्रोटॉन जो है वो बाहर मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ त्याग कर दिए जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन देन पास फ्रॉम साइटोक्रोम बी टू साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स टू साइटोक्रोम एंड देन टू साइटोक्रोम ए। इन द फाइनल पाथवे साइटोक्रोम ए आर यूज टू रिड्यूस O2 टू H2O। यहाँ पर O2 से H2O में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। नाउ दिस इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की। ये माइटोकॉन्ड्रिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन है, ये साइटोसोल है बाहर साइटोप्लाज्म। ये माइटोकॉन्ड्रियल इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और ये माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस मेम्ब्रेन स्पेस जो है वो है इसके अंदर होता है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ ही ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हम देख रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट NAD से O2 को दौरान ATP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP संश्लेषण की क्रिया को ही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो ADP और IP से ATP फॉर्मेशन की क्रिया को ही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। और ये बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया है जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होती है। दिख रही है आपको माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। और इस क्रिया में ATP सिंथेटेज, यहाँ पर जो दिख रहा है वहाँ ATP सिंथेटेज, ADP प्लस IP से ATP जो बनता है तो एंजाइम काम में आता है ATP सिंथेटेज। यानी F0 और F1 ATP एज है, ये काम में आता है। और यहाँ पर F0 और F1 क्या है? कपलिंग फैक्टर हैं। संयुक्त रूप से F0 F1 ATP एज को ATP सिंथेटेज भी कह देते हैं क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ATP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP का फॉर्मेशन करता है, इसको उत्प्रेरित करता है, कैटेलाइज करता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के दौरान ATP का जो सिंथेसिस होता है उसमें मुख्य रूप से 3 हाइपोथेसिस इसमें आई हैं, अभी तक प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें फर्स्ट हाइपोथेसिस है केमिकल कपलिंग हाइपोथेसिस, सेकंड है कॉन्फर्मेशनल हाइपोथेसिस और थर्ड है कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो सबसे ज़्यादा हम बात करते हैं कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, जिसको पीटर मिशेल ने सबसे पहले दिया था। और इस सिद्धांत के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में ही ATP का सिंथेसिस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ATP का सिंथेसिस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से होता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट में फोटोफॉस्फोराइलेशन से ATP का सिंथेसिस होता है। तो मिशेल ने क्या बताया कि ATP एज एंजाइम जो कि अभी हम बात कर रहे हैं वो रिवर्सेबल इफेक्ट दर्शाता है, यानी वो ADP से ATP का भी फॉर्मेशन कर सकता है और ATP से ADP और IP का हाइड्रोलाइसिस, IP में हाइड्रोलाइसिस भी हो सकता है। यानी ADP प्लस IP ATP एज डिहाइड्रेटेड कंडीशन में तो ATP बनाएगा प्लस H2O, और ATP प्लस H2O ATP एज हाइड्रेटेड कंडीशन में ADP और IP में टूट जाएगा। इसमें इस हाइपोथेसिस के अनुसार इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन तंत्र में ऑक्सीडो रिडक्शन
तथा एटीपी सिंथेसिस में विक्टोरियल संबंध होता है। और जिन मेम्ब्रेन के अंदर ये क्रिया होती है उनको कपलिंग मेम्ब्रेन हम कह देते हैं। इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन और क्लोरोप्लास्ट की थाइलेकोइड मेम्ब्रेन को कपलिंग मेम्ब्रेन कहा जाता है। वो कपलिंग मेम्ब्रेन की तरह से काम करती है। कीमोऑस्मोटिक थ्योरी के अनुसार NAD से O2 तक इलेक्ट्रॉन जब गमन करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी कला में तो प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा हो जाता है और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन युग्म के परिवहन में 6 प्रोटॉन का निर्माण होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी कला की भीतरी सतह से बाहरी सतह की तरफ भेज दिए जाते हैं। यहाँ से आएंगे और ये देखो यहाँ बाहर जा रहे हैं, यहाँ से आएंगे बाहर जा रहे हैं, यहाँ जैसे ये टूट रहे हैं बाहर जा रहे हैं। जो इस प्रकार से बाहरी भीतरी सतह से बाहर की तरफ भेज दिए जाते हैं और अंदर वाली मेम्ब्रेन विशिष्ट रूप से क्या होती है, विन्यासित होती है, जिसमें प्रोटॉन केवल बाहर की तरफ ही गमन करेंगे, अंदर की तरफ नहीं आ सकते। तो प्रोटॉन जब बाहर की तरफ ही त्याग दिए जाते हैं तो यहाँ प्रोटॉनों का क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और अंदर की तरफ प्रोटॉनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बाह्य सतह पर प्रोटॉन संग्रहण के कारण बाह्य और भीतरी सतह दोनों के बीच में क्या पैदा हो गया भाई, प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पैदा हो जाता है, जो क्या करता है, एटीपी सिंथेसिस के लिए आवश्यक केमिकल एनर्जी उत्पन्न करता है। इस प्रकार से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन केमिकल पोटेंशियल के कारण से यहाँ पर प्रोटॉन मोटिव फोर्स पैदा होता है, PMV जिसको बोलते हैं, और जिसके फलस्वरूप प्रोटॉन भीतर की ओर प्रवेश करते हैं। यहाँ आएंगे, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो प्रोटॉन मोटिव फोर्स के यहाँ पर आएंगे और यहाँ प्रोटॉन मोटिव फोर्स के फलस्वरूप यहाँ जब ये इंटर करते हैं तो ऐसी स्थिति में ATPase एंजाइम ADP और IP को ATP में परिवर्तित कर देता है इस एनर्जी से ही। इस प्रक्रिया के दौरान F0 कणों के माध्यम से F1 कणों में केवल ATPase एंजाइम तथा ADP और IP की उपस्थिति में ही प्रवेश करेगा यहाँ, और ये प्रोटॉन ऑक्सीजन से क्रिया करके जल का निर्माण कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप ADP IP से ATP का निर्माण भी हो जाता है। इस प्रकार से पीटर मिशेल ने बताया कि क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकोइड में भी ATP सिंथेसिस ऐसे ही होता है। क्लोरोप्लास्ट में प्रोटॉन का स्थानांतरण प्लास्टोक्यूनियन के ऑक्सीडेशन रिडक्शन के फलस्वरूप होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में यूबी यूनियन के कारण से होता है ये सब। इसके अतिरिक्त क्लोरोप्लास्ट में प्रोटॉन का स्थानांतरण बाहर से अंदर की तरफ होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर से बाहर की तरफ होता है। इस प्रकार से ये इससे प्रमाणित होता है कि वे सब्सटेंस जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की कला पर मेम्ब्रेन पर प्रोटॉन प्रवणता को समाप्त कर दें तो ऐसी स्थिति में ATP संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन मोटिव फोर्स पैदा ही नहीं होगा, कंसंट्रेशन डिफरेंस पैदा ही नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में ATP का सिंथेसिस रुक जाता है। तो ये इस तरह से आप देख सकते हो इसमें, या मेम्ब्रेन के अंदर ये आप इसमें देख ही रहे हो कपलिंग फैक्टर। यहाँ पर जो कपलिंग फैक्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ होते हैं, यहाँ पर फिर ATPase जो है इसके थ्रू अभी यहाँ जब जैसे जैसे NAD टूटता है या जो भी मान लो H2 से FAD बनता है तो ये प्रोटॉन जो हैं वो बाहर की तरफ निकलते हैं, तो यहाँ प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा, यहाँ प्रोटॉन की कम। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, कीमोऑस्मोटिक डिफरेंस पैदा हो जाता है, जिसके कारण से प्रोटॉन मोटिव फोर्स इन प्रोटॉन्स के कारण से यहाँ बाहर की मेम्ब्रेन की तरफ पैदा होगा, और इससे ये क्या होगा, जो F0 पार्टिकल्स हैं उनके यानी ATP सिंथेटेज इनको क्या होगा, जाने की अनुमति देगा, और जैसे ये फोर्स के साथ अंदर की तरफ आएंगे तो ऐसी स्थिति में पानी बनने के साथ साथ ही क्या होगा, जब पानी बनेगा तो हाइड्रेटेड कंडीशन में यानी क्या डिहाइड्रेटेड कंडीशन में ATP का फॉर्मेशन हो जाता है और पानी बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। नाउ ये भी आप इसी चीज़ को हम वापस यहाँ देख रहे हैं कि ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स, प्रोटॉन ओरिजिनेट
फ्रॉम डिसोसिएशन ऑफ H2O इनटू H आयन और OH आयन। यही तो होता है, जब पानी टूटता है तो OH आयन और H आयन बनेंगे। और दे आर यूज्ड इन रिडक्शन ऑफ O2 टू H2O, O2 को H2O में कन्वर्ट, एज वेल एज आर एक्सट्रेटेड आउटसाइड द मेम्ब्रेन, के बाहर की तरफ जाएंगे। कॉन्ट्रेरी टू इट्स, OH आयन एक्यूमुलेट्स इनसाइड द मेम्ब्रेन, और इससे क्या होगा, दिस नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट जनरेट्स प्रोटॉन मोटिव फोर्स। इसके कारण से क्या होगा, यहाँ तो नेगेटिवली चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिवली चार्ज, जिसके कारण से नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट जनरेट हो जाएगी, यानी प्रोटॉन मोटिव फोर्स पैदा होगा। और प्रोटॉन जब बाहर की तरफ इस तरह से जा रहे हैं तो वहाँ बाहर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। जब वो पुनः अंदर की तरफ आएंगे तो वो किसका फॉर्मेशन कर देंगे, ATP का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब हमने अभी बात की कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड फोटोफॉस्फोरिलेशन, दोनों के द्वारा ATP का ही फॉर्मेशन होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ATP का ही फॉर्मेशन फोटो के द्वारा हो रहा है, ATP का ही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है जिसमें लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेशन लाइट और डार्क दोनों में होता है, लेकिन फोटोफॉस्फोरिलेशन के लिए तो लाइट की आवश्यकता पड़ती है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, अभी हमने पढ़ा, जबकि फोटोफॉस्फोरिलेशन यानी ATP का सिंथेसिस लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, तो फोटोफॉस्फोर ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन रेस्पिरेशन के दौरान होता है, फोटोफॉस्फोरिलेशन फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन सभी प्रकार की सेल्स के अंदर होगा, जबकि फोटोफॉस्फोरिलेशन सिर्फ और सिर्फ लाइट इल्यूमिनेटेड सेल्स के अंदर होगा, ग्रीन सेल्स के अंदर। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, जबकि फोटोफॉस्फोरिलेशन में किसी प्रकार की ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइटोक्रोम तंत्र के माध्यम से होता है, यानी साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम B, C इत्यादि के द्वारा होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है कि इसमें इलेक्ट्रॉन परिवहन जो है फोटोफॉस्फोरिलेशन के दौरान फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड के माध्यम से होता है। फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में ATP निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा जो है वो कार्बनिक पदार्थों से ही प्राप्त हो जाती, क्योंकि वहाँ बर्निंग किसकी होती है, ग्लूकोज की, यानी फूड की। लेकिन फोटोफॉस्फोरिलेशन में ATP के निर्माण के लिए ऊर्जा जो है वो सनलाइट से मिलती है, यानी जो लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी, यानी ATP में। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के दौरान ATP विभिन्न मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए उपलब्ध होती, काम करने के लिए, जबकि फोटोफॉस्फोरिलेशन के दौरान ATP का उपयोग जो है वो CO2 के असिमिलेशन में किया जाता है। और यानी जो लाइट रिएक्शन के दौरान ATP बनी थी उसको डार्क रिएक्शन के दौरान काम में ले लिया जाता है। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से वाटर का निर्माण होता है, जबकि फोटोफॉस्फोरिलेशन में वाटर का फोटोलाइसिस होता है, यानी लाइट की उपस्थिति में वाटर का ब्रेक डाउन होता है। तो दोनों में आप डिफरेंस समझ गए होंगे, एक तो होता है रेस्पिरेशन के दौरान और दूसरा होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। और जो ATP फूड के ऑक्सीडेशन से हमें प्राप्त होती है वो हमारे ही दैनिक कार्यों के लिए हमारे ही काम आ जाती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए उपलब्ध हो जाती है। लेकिन जो ATP सनलाइट से प्राप्त हुई थी, क्वांटा से प्राप्त हुई थी, वो लाइट CO2 के असिमिलेशन में, यानी CO2 प्लस H2O को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करने के लिए काम में आ जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ किस साइटोक्रोम तंत्र के माध्यम से ही, यानी प्रोटॉन मोटिव फोर्स का पैदा होना और उसके द्वारा ATP का फॉर्मेशन होना, ये चीज़ें हमने रेस्पिरेशन के दौरान देखी। तो रेस्पिरेशन के दौरान
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कुछ भी नहीं है, एटीपी का फॉर्मेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया। जबकि फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन इन क्लोरोप्लास्ट। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन और एटीएस के बारे में पढ़ा। थैंक यू।